हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है, देखो प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने सबसे पहले सॉल्यूशंस की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा था, जिसमें हमने वेरियस टर्म्स फॉर सोल्यूशन एक्सप्रेशन समझी थी। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी पर आए थे और देन वी ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स अ वेपर प्रेशर, और फिर हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन स्टडी करने के बाद आज हम स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमें क्या डिफरेंट स्टडी करना है कि हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ रहा है। उसके लिए हमें इस वर्ड कॉलिगेटिव को समझना पड़ेगा। कॉलिगेटिव वर्ड को अगर आप देखो तो कॉलिगेटिव में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपके पास कॉली और दूसरा आ रहा है आपके पास गेटिव, और दोनों ही वर्ड्स का एक डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप कॉली की बात करोगे तो दिस मीन्स टुगेदर एंड गेटिव मीन्स टू बाइंड। तो यहाँ अगर आप वर्ड को समझने की कोशिश करो तो यहाँ कॉलिगेटिव का मतलब क्या दिख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ बाइंडिंग शो कर रहे हैं। आप बोलोगे कि मैम मॉलिक्यूल्स में तो बाइंडिंग हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, तो यहाँ क्या नया है। देखो हमने वेपर प्रेशर में क्या स्टडी करा था कि हमारे पास जब सॉल्यूशन फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसमें हम सल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो जब हमारे पास सल्यूट एक सॉलिड फॉर्म होता है तो जब उसको हम डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर और सोल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हमारे पास वेपर प्रेशर में एक चेंज ऑब्जर्व होता है। तो वो जो चेंज ऑब्जर्व होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कि आपके जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ बाइंड हो गए हैं और सॉल्वेंट को अब प्रॉपर तरीके से वेपराइज नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। हमने एक प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर तो स्टडी कर लिया, अब यहाँ पर हमें क्या स्टडी करना है, यहाँ हमें वेरियस प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि जब हम कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं जिससे हमारे पास एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है और उस सोल्यूशन के अंदर आपके पास ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक बाइंडिंग शो करते हैं, तो उस वजह से इस सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आपको ऑब्जर्व होता है। अब हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, यहाँ वेपर प्रेशर मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सारी प्रॉपर्टीज में अब हमें चेंज ऑब्जर्व होगा और उसी चेंज को हमें यहाँ स्टडी करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इस हेडिंग का, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हमें मोलर मास को फाइंड आउट करना है। अब ये किसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, ये मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है सल्यूट या फिर सॉल्वेंट का, जो हम वेरियस फॉर्मूलाज फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जब हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जिसकी हेल्प से हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें विद व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसके अंडर हमें 3 सब पॉइंट्स मिलते हैं। क्या क्या सब पॉइंट्स मिल रहे हैं, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, विच मीन्स कि यहाँ पर हम सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे, कहीं पर भी हम उसके केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्ड्स, ऐसी कुछ भी बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन, यानी अब यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है उस सोल्यूशन में कितने सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन टाइप और नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पर वो टाइप या फिर नेचर ऑफ सल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा, जो हम ऑलरेडी वेपर प्रेशर में भी डिस्कस करके आए थे कि अगर हमारे पास हम सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन कंसिडर करते हैं और उसमें हमने सॉल्यूट को डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर करा है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, ये हमने सॉलिड कंसिडर करे हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या शो होगा, देखो ये हमारे पास है हमारा सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में आपने एक बार तो ग्लूकोज ऐड करा और एक बार आपने इसके अंदर यूरिया ऐड कर दिया, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमने 2 डिफरेंट सल्यूट्स कंसिडर करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगा वो सेम चेंज मिलेगा, विच मीन्स कि जब आप इसके बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करने से अगर आपने इन दोनों का सेम अमाउंट यूज करा है, मान लो इसका भी आपने 1 किलोग्राम यूज करा है, इसका भी 1 किलोग्राम यूज करा है, अगर डिफरेंट यूज करोगे तो डिफरेंट चेंज आएगा। 1 किलोग्राम आपने यूज करा है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का जो चेंज आपको ऑब्जर्व होगा वो सेम चेंज ऑब्जर्व होगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई आयनिक सॉलिड कंसिडर कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास जो सॉल्वेंट है इसमें मैंने एक बार ऐड करा NaCl और एक बार ऐड करा KBr। अब अगर आप ये दोनों ही सॉल्यूट्स को ऑब्जर्व करो तो दोनों कैसे नेचर के हैं, ये हमारे आयनिक सॉल्यूट्स हैं, विच मीन्स कि आयनाइज हो सकते हैं, जैसे ही वाटर में जाएंगे तो ये आयनाइज होके देगा आपको Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव और ये देगा आपको K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर आप देख सकते हो कि 2-2 आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, विच मीन्स कि 2-2 आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमारे पास सेम आयंस की
फॉर्मेशन हो रही है। चाहे उनका नेचर डिफरेंट हो बट आपके पास नंबर सेम है, तो अगर आपके पास सेम नंबर है तो आपको चेंज जो है वो सेम ऑब्जर्व होगा। सो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज का मतलब यही है कि आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर, ना कि नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर। और यही चीज हमने अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में भी डिस्कस करा था। सो नाउ अगर हम टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो वी हैव 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आज के लेक्चर में हम इन फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि डिस्कसिंग द 4 प्रॉपर्टीज इन 1 लेक्चर इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। सो वो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो उसके लिए हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ में हम स्टडी करेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और सेकेंड हाफ में हम स्टडी करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स बिगिन विद रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे ही आप इस हेडिंग को देखोगे आप सबके माइंड में एक क्रिएशन होगी, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सोचोगे कि मैम वेपर प्रेशर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, तो इसको बार बार स्टडी करने का क्या मतलब है। अब अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अभी तक जो आपने डिस्कस करा है वो आपने वेपर प्रेशर डिस्कस करा है। यानी इस हेडिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास रिलेटिव, सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसका लोवरिंग, एंड थर्ड पार्ट है वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है आपके पास। जब भी आपने कोई सॉल्वेंट कंसिडर करा होता है जो कि एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है और उसको आपने एक लिड से कवर कर रखा है, तो इसके वेपर्स की फॉर्मेशन होगी, और वो वेपर्स आपके लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो ये वेपर प्रेशर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, अगर हम इसके अंदर एक टर्म ऐड कर दे लोवरिंग, तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, देखो अब आपके पास एक सॉल्वेंट है जो कि प्योर फॉर्म में है, ये अभी आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, तो जब आप इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करोगे तो वो हमने डिस्कस करा था कि ये P0 कंसिडर करा जाएगा, प्योर फॉर्म है। और जब आप इसको किसी सॉल्यूट के साथ ऐड कर दोगे, यानी यहाँ पर अब आपने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया जिससे आपके पास आ गया सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन में जब आप वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हो तब आप क्या बोलते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से। अब इस पार्शियल वेपर प्रेशर में क्या होगा, आपको एक डिफरेंट वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा एज कंपेयर टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, अभी हम यहाँ पर जो सल्यूट कंसिडर कर रहे हैं वो सॉलिड सल्यूट कंसिडर कर रहे हैं विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अब अगर हम यहाँ पर सॉलिड सल्यूट कंसिडर करते हैं विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, तो वहां पर हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि आपको एक डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा तो इसमें हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आपके पास जो प्योर वेपर प्रेशर था वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि आपको एक वेपर प्रेशर में लोवरिंग ऑब्जर्व हो रही है, तो यहां से आप लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। वो क्या होगा आपके पास, P0 minus P, which is vapor pressure of pure component and minus partial vapor pressure in solution. So यहाँ से हम lowering of vapor pressure find out कर सकते हैं। तो I hope आपको vapor pressure और lowering of vapor pressure के बीच में difference समझ आ गया होगा। वेपर प्रेशर आपके पास, आप सिर्फ वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करते हो, उसको डिफाइन करते हो, और जब आप उसकी लोवरिंग को कंसिडर करते हो तो उसमें आप प्योर और सोल्यूशन दोनों फॉर्म कंसिडर करते हो और उसमें चेंज देखते हो। और चेंज क्या ऑब्जर्व होता है, जब आप सॉलिड सल्यूट ऐड करते हो तो उससे डिक्लाइन इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होता है विच इज टर्म्ड एज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्योर सॉल्वेंट कंसिडर करा है और इस प्योर सॉल्वेंट का जब आपने वेपर प्रेशर देखा दैट कम्स आउट टू बी 80 एटमॉस्फेयर, और अब आपने एक सोल्यूशन कंसिडर करा है, ये है आपके पास एक सोल्यूशन और ये है आपके पास प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हो दैट कम्स आउट टू बी 60 एटमॉस्फेयर, तो आपको एक डिक्लाइन इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है विच मीन्स कि आप यहाँ से लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, P0 minus P which is equal to 80 minus 60, so आपके पास लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा 20 एटमॉस्फेयर। सो इस तरीके से आप किसी भी सोल्यूशन का लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टर्म जो कि है हमारे पास रिलेटिव। जब आप इस रिलेटिव को इस पूरी टर्म में ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
सो रिलेटिव वर्ड से ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कुछ कंपैरिजन की बात हो रही है, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग टू वैल्यूज। क्योंकि अगर हम यहाँ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज किसकी होंगी, वो वेपर प्रेशर की होंगी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट वेपर प्रेशर्स को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए बचा क्या है, एक तो हमारे पास है ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक है हमारे पास प्योर कंपोनेंट। यानी यहाँ पर जो हम कंपैरिजन करेंगे वो किस किस के बीच में करेंगे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सो जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है, एक रिलेटिव कंपैरिजन करना होता है दोनों के बीच में, तो हम उस कंपैरिजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी हमने फाइंड आउट करा, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हमारे पास, पी नॉट। और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग हमने फाइंड आउट करी हुई है 20 एटमॉस्फेयर और प्योर हमें पता है इट इज 80 एटमॉस्फेयर। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1/4 एटमॉस्फेयर। ये आ गया आपके पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये तो अगर आपके पास प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में तो आप रिलेटिव लोवरिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मान लो आपके पास क्वेश्चन में वेपर प्रेशर गिवन ही ना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तब हम इसे लिंक करेंगे हमारे सल्यूट सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। और सल्यूट सॉल्वेंट में क्या है, हम अगर वेपर प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है तो वेपर प्रेशर हमने अभी स्टडी करा था प्रीवियस लेक्चर में कि रॉल्स लॉ की इक्वेशन यूज करके हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम रॉल्स लॉ देखते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, विच मीन्स कि जो पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही थी, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये थी हमारे पास रॉल्स लॉ की इक्वेशन, दिस इज आर रॉल्स लॉ। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और यहां पर हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हमें रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन देखने तो हमारे पास क्या है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिससे हमें सोल्यूशन मिल रहा है। और हमारे पास जो रिलेटिव लोवरिंग की इक्वेशन है इट इज पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, जिसमें हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का कंसिडर करा है हमने। सॉल्वेंट का क्यों कंसिडर करा है, क्योंकि हमारे पास जो सल्यूट है वो कैसे नेचर का है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का है। और अगर ये सल्यूट नॉन वॉलेटाइल नेचर का है तो इसके पास जो प्रेशर होगा वो होगा 0। तो हम सिर्फ सॉल्वेंट के साथ डील करेंगे। तो सॉल्वेंट में हमारे पास वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, Pb इज इक्वल्स टू XB इंटू PB नॉट। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो आपके पास ये XB है इसे आप चेंज कर सकते हो, इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमें पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शंस का सम होता है वो होता है 1। तो यहाँ से आप XB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 1 माइनस XA और इसे इक्वेशन इसमें यूज कर सकते हो। तो आपके पास क्या नई इक्वेशन आएगी, PB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA इंटू PB नॉट। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे यू विल गेट PB इज इक्वल्स टू PB नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA। यहाँ से आपके पास जब आप इसको रीअरेंज करोगे आपके पास एक इक्वेशन बनेगी PB नॉट इंटू XA इज इक्वल्स टू PB नॉट माइनस PB। और यहाँ से फिर आपके पास XA की वैल्यू क्या आएगी, PB नॉट माइनस PB डिवाइडेड बाय PB नॉट। और ये आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये क्या है आपके पास, रिलेटिव लोवरिंग। और ये क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, क्योंकि हमने सल्यूट को क्या कंसिडर करा था, A कंसिडर करा था। तो हम यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बता सकते हैं, P नॉट माइनस P बाय P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या आपके पास, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, P नॉट माइनस P बाय P नॉट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, सल्यूट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स क्या होंगे, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2।
आपकी एनसीईआरटी में सल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करा है और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करा है। तो अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करना चाहते हो तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1 प्लस N2। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। लेकिन मान लो आपका सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, जिसकी प्रेजेंस में आप सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो विच मीन्स कि यहाँ पर जो N1 है आपके पास सॉल्वेंट, हम इसी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं। N1 की वैल्यू काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू N2। तो इस फॉर्मूला के अंदर आप N1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उस टाइम आप रिलेटिव लोवरिंग कैसे फाइंड आउट करोगे? P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1। तो ये आ जाएगा आपके पास अपना एक नया फॉर्मूला डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। अब आप सब सोच रहे होगे कि मैम ठीक है, ये तो समझ आ गया, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो समझा दी, पर उसके साथ एक और टर्म थी विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो यहाँ हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये आपके पास N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, मास बाय मोलर मास। तो हमें क्या है, मास गिवन होगा क्वेश्चन में, मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इधर मोल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ। सो इस तरीके से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज में बनाकर कन्वर्ट कर आप रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो और मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस वाज योर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको टर्म से क्या समझ आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में एक इंक्रीज फील होगा, क्योंकि एलिवेशन का तो मतलब होता है राइज। तो विच मीन्स कि आपके पास जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा एज कंपेयर टू इट्स प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ राइज क्यों हो रहा है वो भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखो जब हम वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करते हैं तो वो हमारे पास है इनवर्स रिलेशन। ये रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा। ये कैसे हो रहा था? वेपर प्रेशर हम बात कर चुके हैं कि जो वेपर्स आपके लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वहीं पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिस सॉल्वेंट को आप कंसिडर कर रहे हो उस सॉल्वेंट का अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जब वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाए कि इसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए। एक्सटर्नल प्रेशर इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, और अगर आप इसे बार्स में रिप्रेजेंट करोगे तो वो आएगा 1.013 बार। तो अगर ये आपका जो इंटरनल प्रेशर है इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि जिस टेम्परेचर पर ये सब हो रहा है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, की अब हमारा लिक्विड बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे ऑब्जर्व होगा? क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा था कि जैसे ही आप कोई सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उससे आपके पास एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है जिसमें आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और हमें यहाँ दिख रहा है कि इसके साथ एक इनवर्स रिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। सो बस इसी इंक्रीज को हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? When solute is added to solvent to form solution, the vapor pressure of solution decreases and boiling point of solution increases, और इसे ही हम बोल रहे हैं elevation in boiling point। So यहाँ पर आपको क्या observation मिल रही है कि आपके पास एक pure solute है, pure solvent है, और एक आपके पास है solution। तो प्योर सॉल्वेंट का जब आप बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करोगे तो उसमें आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो TB0 से, और सोल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है इसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो TB से। तो ये आप क्लियरली आपको पता है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो अगर आपको इसमें एलिवेशन फाइंड आउट करना है विच मीन्स कि राइज फाइंड आउट करना है, और राइज का मतलब है कि आपको यहाँ पर चेंज फाइंड आउट करना है जिसको आप डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करोगे। तो वो चेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? TB माइनस TB0। तो ये आ जाएगा आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको ग्राफिकली समझे तो कैसे समझ सकते हैं? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। सो जब आप सॉल्वेंट और सोल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करते हो आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है।
अब इस ग्राफ को आपको स्टडी करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्योंकि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करना है तो बॉइलिंग पॉइंट को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर उस पर स्टडी करते हैं। और हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज 1 एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर पर जब आप टेम्परेचर देखते हो तो जो भी आपको टेम्परेचर मिल रहा है दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली कम ऑब्जर्व हो रहा है, जिसको हम TB नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोल्यूशन के लिए TB से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी डाइल्यूट सोल्यूशन में डिस्कस करा था, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी हम डाइल्यूट सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली डाइल्यूट सोल्यूशन में स्टडी करा तो हमें क्या रिजल्ट्स मिले। हमें पता लगा कि जो ये हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर जिसे हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड कर रहा है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन पर। यानी अब आपको यहाँ पर जो चेंज या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को यूज करके तो हम डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना होगा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आएगी KB इंटू M। ये KB आपके पास क्या है, ये है आपके पास कांस्टेंट, जिसे आप क्या बोल सकते हो, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो ये है आपके पास एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये एलिवेशन कांस्टेंट की हर एक सॉल्वेंट के लिए वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो वो आपको ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में। सो इस फॉर्मूला को यूज करके आप डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको मान लो 1 मोलर गिवन है तो 1 मोलर का मतलब है 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यही हमने जब हमें फर्स्ट लेक्चर स्टडी करा था उसके अंदर मोलालिटी टर्म यही सीखी थी। तो इसमें हमें क्या पता लगा कि जब हम मोलर की बात करेंगे तो मोलर में हम मोल्स पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कंसिडर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर मोलालिटी का फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये अमाउंट आप कंसिडर कर रहे हो किलोग्राम्स में। अगर आपने इस अमाउंट को ग्राम्स में कंसिडर करा तो इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास मोलालिटी का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को जब आप इस इक्वेशन में यूज करोगे तो आपके पास कैसी इक्वेशन बन के आएगी, सो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बन के आएगी। यानी आप इस फॉर्मूला को यूज करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये तो हो गया हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज दिस, बट हमें साथ में मोलर मास भी डिटरमाइन करना है। वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, यहाँ पर आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट है। मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बस इस इक्वेशन को आप यहाँ यूज कर सकते हो और मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये तो हो गया इस टोटल इक्वेशन के बारे में, बट अभी भी इसमें एक टर्म है विच इज एलिवेशन कांस्टेंट, जिसके यूनिट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जब आप इस एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट्स को डिस्कस करोगे तब आप इसका फॉर्मूला ही यूज करोगे। ये है आपके पास इसका फॉर्मूला, जिसमें हमें पता है कि मोलालिटी इज मोल्स पर अमाउंट। मोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स, और अमाउंट को हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मोलालिटी की जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, मोल पर किलोग्राम। और यहीं जब हम डेल्टा TB विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करें तो ये क्या है, आपके पास एक टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन विच इज K। तो यहां से आप KB की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। KB क्या होगा आपके पास, डेल्टा TB बाय मोलालिटी। डेल्टा TB की यूनिट है हमारे पास केल्विन, मोलालिटी की यूनिट है मोल्स पर किलोग्राम, यानी किलोग्राम ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास यूनिट क्या बनेगी, यूनिट आएगी आपके पास केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगी आपके पास KB की यूनिट। ये है आपके पास एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट KB। सो दिस इज योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब NCERT में इन्हीं दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। सो लेट्स डिस्कस उन एग्जांपल्स में NCERT ने हमसे क्या पूछा है। एग्जाम्पल 1.6 में क्या पूछा है,
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। यानी इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अब आपको प्योर वेपर प्रेशर गिवन है बेंजीन का, यानी पी नॉट की वैल्यू गिवन है 0.850 बार। अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, यानी अब आपके पास एक सॉलिड ऐसा है जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, जो वेपराइज नहीं होगा, weighing 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन। अब ये देखो, आपका सॉलिड बेंजीन में ऐड हो रहा है, यानी 0.5 ग्राम ऑफ बेंजीन 39 ग्राम ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड हो रहा है। बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉलिड हमारा सल्यूट है, जिससे आपके पास एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है। और हमें पता है कि जब भी सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है उसका वेपर प्रेशर डिक्लाइन करता है एज कंपेयर टू प्योर, जब भी हम सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट लाइन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देन इज 0.85845 बार। यानी अब हमारे पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 0.845 बार, जो कि प्योर वेपर प्रेशर से कम है। जैसे अभी हमने ऑब्जर्वेशन लिखी थी, हमने वेपर प्रेशर में स्टडी करा था ना कि जैसे ही आप सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन बनाओगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? और यहाँ आपसे पूछ लिया कि मोलर मास क्या है सॉलिड सब्सटेंस का, और आपको मोलर मास फॉर बेंजीन गिवन है विच इज 78 ग्राम्स। सो यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है? आपको पी नॉट गिवन है, आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है, और अमाउंट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, और आपसे मोलर मास ऑफ सॉलिड पूछा हुआ है। यानी एक तरीके से आप यहाँ देख रहे हो तो वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन पूछा हुआ है। तो वेपर प्रेशर के साथ हमने अभी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हमने क्या स्टडी करा था कि पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कि जब भी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यूजुअली हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंसिडर करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको गिवन ना हो कि यू हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब भी आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर करोगे उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और वैसे भी हम इनके कंपैरिजन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक 0.5 ग्राम और दूसरा 39 ग्राम्स, यानी डिफरेंस 38.5 ग्राम्स का है, जो 0.5 के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो उसके आगे आप 0.5 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इस सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, गिवन मास बाय मोलर मास। बस उस फॉर्मूला को यूज करेंगे और हमारे यहाँ पर मोलर मास को फाइंड आउट करेंगे। सो हमें गिवन क्या क्या है? पी नॉट गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, मास ऑफ सल्यूट गिवन है और मास ऑफ बेंजीन गिवन है। तो यहाँ से आप पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इस फॉर्मूला को यूज करोगे और मोलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है 0.850 माइनस पी की वैल्यू है 0.845 डिवाइडेड बाय पी नॉट विच इज 0.850। अब हमने देखा था अभी कि डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में हम मोल्स ऑफ सल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं टोटल मोल्स में से। सो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ सल्यूट तो हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर हम यहाँ पर सल्यूट के मोल्स लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास गिवन मास है 0.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज बेंजीन, जो आपको गिवन है 39 डिवाइड, अगर हम इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 78 विच इज मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन you will get molar mass of solid as 170 grams. So this is your example 1.6. Now let's move on to example 1.7. Example 1.7 में क्या पूछा हुआ है? 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। यानी यहाँ पर आपको ये बोला है कि 18 ग्राम ग्लूकोज आपने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर दिया। सो इस स्टेटमेंट को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है? हाँ, हमें तो कुछ समझ आ रहा है। यहाँ पर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट गिवन है, और जब भी आपको सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट गिवन है तो उससे आप मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मोलालिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
इन किलोग्राम्स, और अगर ये ग्राम्स में होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमें मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ सल्यूट से, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1013 बार। अब 1013 बार हमने ऑलरेडी देखा था कि ये इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर के, यानी यहाँ पर आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये पूछा हुआ है कि वाटर कब बॉयल होगा। अब आप सबके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि मैम वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि जब हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273.15 ऐड करते हैं और हमारे पास 373.15 केल्विन आता है। बिल्कुल करेक्ट, यानी हमारे पास तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पहले ही है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। सो जब आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हो तो उससे पहले आपको एक सोल्यूशन गिवन है, और सोल्यूशन किसका है, वाटर का सोल्यूशन है, विच मीन्स का आपको इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। और अभी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी करा था कि जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है, यानी अब आपके पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इस बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वही आपको फाइंड आउट करना है। और उसके लिए आप यहाँ पर इक्वेशन यूज करोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली, विच इज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू केबी, जिसमें आपको केबी की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, और डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये है आपके पास डेल्टा टीबी। सो यहां से आप डेल्टा टीबी भी फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में ये टीबी की वैल्यू, क्योंकि टीबी नॉट की वैल्यू तो 373.15 केल्विन आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर की वैल्यू है। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है, हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे 180 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम। सो इस टर्म को यूज करके, इन स्टेटमेंट्स को यूज करके आप मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मोलालिटी की वैल्यू क्या आएगी, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास 1 किलोग्राम, किलोग्राम्स में है तो 1000 में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां से आप देखोगे कि आपके पास वैल्यू आएगी 0.1 मोल पर किलोग्राम। सो ये आ गई आपके पास मोलालिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.1 मोलर। दिस इज योर मोलालिटी, जिसे आप अपनी इक्वेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू केबी में पुट करोगे, जिसमें केबी की वैल्यू आपको गिवन है। सो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू मोलालिटी 0.1 इंटू केबी 0.52, जिसमें टीबी नॉट की वैल्यू हमें पता है वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन। सो यहाँ पर हम ये वैल्यू डालेंगे और टीबी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 373.15 केल्विन इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0.52। सो यहाँ से आपके पास टीबी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 373.202 केल्विन, जो कि एक स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू है एज कंपेयर टू इट्स प्योर फॉर्म। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 1.7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 1.8। एग्जाम्पल 1.8 में क्या पूछा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, यानी यहाँ पर आपको प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। प्योर बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि आपको टीबी नॉट की वैल्यू गिवन है। टीबी नॉट की वैल्यू आपके पास 353.23 केल्विन, और उसके बाद आपको बोला हुआ है व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपको अमाउंट गिवन है, और इसमें बताया हुआ है कि कितना अमाउंट आपका किसमें डिसॉल्व हो रहा है, विच मीन्स यहाँ से आप मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसके लिए तो हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए। सो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन, यानी अब आपको टीबी की वैल्यू भी गिवन है, विच इज 354.11 केल्विन। तो यहाँ से आप डेल्टा टीबी तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे इसका, और फिर आपको बोला हुआ है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पर आपके पास जो मोलालिटी की इक्वेशन थी, मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम्स में गिवन है तो इनटू 1000। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सल्यूट को जब आप मास अपॉन मोलर मास पुट करोगे, इसी मोलर मास की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और केबी की वैल्यू आपको गिवन है। सो बस इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू केबी, यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी आपने एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करें वो यूज करने हैं, और इस मोलालिटी वाले फॉर्मूला में जो मोलर मास आएगा उसे फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, TB नॉट की वैल्यू गिवन है और TB की वैल्यू गिवन है। इन दोनों वैल्यू से आप डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आप डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट करोगे विच इज TB माइनस TB नॉट, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 0.88 केल्विन। फिर आपको KB की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पर डेल्टा TB इज इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू KB में इक्वेशन में यूज करोगे। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट विच इज 1.8 बाय मोलर मास m, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 90 ग्राम्स है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गए हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर मोलालिटी, जिसे आप यहाँ यूज करोगे। डेल्टा TB की वैल्यू 0.88 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 1000 इंटू KB की वैल्यू विच इज 2.53 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 90। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट वैल्यू फॉर योर मोलर मास। On solving this equation, you will get molar mass of solute as 58 grams. This is your example 1.8. And with this your today's lecture is completed, जिसमें हमने colligative properties का part 1 समझा, जिसके अंडर हमने दो colligative properties समझी, relative lowering of vapor pressure and elevation in boiling point. अब next part में हम next two colligative properties को समझेंगे, which is depression in freezing point and osmotic pressure. I hope आपको सारी दोनों की दोनों colligative properties समझ आ गई होंगी. So if you like the video, then please like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.